हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे 9 जनवरी 2023 का हिंदी का पेपर देखेंगे। तो केवल हम पेडागोजी के ही क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके पूरे 15 क्वेश्चन है, तो आप लोग भी हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें है, इससे पहले आपके पैसेज वाला पार्ट रहेगा। ठीक है ना। तो आपके जो 15 क्वेश्चन होते हैं पैसेज से आते हैं और 15 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पेडागोजी से आते हैं। तो आपके पूरे टोटल 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इससे पहले आपका जो है 15 क्वेश्चन क्या कहते हैं पैसेज से है। तो हम लोग केवल 15 क्वेश्चन देखेंगे पेडागोजी के। तो क्या कहते हैं, इसमें है शिक्षार्थी भाषा। इसमें क्वेश्चन पूछा है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। तो ए ऑप्शन में है भाषा की संरचना का विश्लेषण करके, और बी में है भाषा के साहित्य का अध्ययन करके, और सी में है उस भाषा को बोलने वाले की संस्कृति को सीख कर, और डी है प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं। तो शिक्षार्थी किस प्रकार से भाषा अर्जित करेंगे? प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। जितने ज़्यादा वो क्या कहते हैं बातचीत के वो मतलब बातचीत करेंगे एक दूसरे से, अंतःक्रियात्मक कर मतलब वही हो गया अंतःक्रियात्मक मतलब एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और तो यही वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर वहाँ पे रहेगा उस भाषा को बोलने वालों की संस्कृति के सीख कर, तो संस्कृति उनकी सीखेंगे तो उससे उनको कोई शिक्षार्थी मतलब कोई भी बच्चा भाषा अर्जित नहीं कर पाएगा। की संस्कृति अपनाए उसके बाद वो भाषा सीख पाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राकृतिक अंतःक्रियात्मक वातावरण में भाषा का उपयोग करके। जितना ज़्यादा भाषा का उपयोग करेगा उतना ज़्यादा उसे भाषा सीखने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको भाषा आएगी, वो अर्जित अर्जित कर पाएगा, सीख पाएगा। ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है? तो पहला है पढ़ना सुनना, बी है सुनना लिखना, सी है बोलना लिखना, और डी है पढ़ना बोलना और लिखना। तो इसमें पूछा क्या है अभिव्यक्ति से। तो अभिव्यक्ति से आप लोग ऐसे लिख लिया करिए शु बो पली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभिव्यक्ति वाला पूछ रहा है कि गणनात्मक वाला पूछ रहा है। ठीक है ना। तो सु बो पाली, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो यहाँ पे जो सुनना और पढ़ना हो जाएगा ये गणनात्मक हो जाता है, ग्रहण करना गणनात्मक हो जाएगा, और जो बोलना और लिखना हो जाएगा ये अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके देख लीजिएगा शुभोपली लिख करके, उसके बाद में यहाँ पे बोलना और लिखना का हो जाएगा अभिव्यक्ति, और पढ़ने और सुनना और पढ़ने का हो जाएगा गणनात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ है बोलना और लिखना? तो सी वाले ऑप्शन में है। तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। बोलना और लिखना भाषाई कौशल अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है तो किस विकलांगता से पीड़ित होने की संभावना है? तो पाठ्य सामग्री से अर्थग्रहण, सारांशीकरण, अपेक्षित गति दर से पढ़ना, ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण। तो लेखन से वैकल्य है उसे क्रिया की गणना करने से कि पठन से है। तो कौन सी उसके पास विकलांगता है, कौन सा वैकल्य है? तो जो है उसके पास यहाँ पर पढ़ने से दिक्कत है, पढ़ने से विकार है, यहाँ पे पठन वैकल्य है। ठीक है। क्योंकि वो पाठ्य सामग्री से अर्थ नहीं कर पा रहा है, सारांशीकरण नहीं कर पा रहा है, अपेक्षित गति से मतलब वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, रुक रुक के या हकला कर पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसे पढ़ने से रिलेटिव उसे कठिनाई है। लिखने का तो कोई कार्य कर नहीं रहा है, वो पढ़ रहा है, क्रिया भी नहीं कोई कर रहा है, और कौशल यहाँ पे गणित की तो कोई बात ही नहीं की गई है। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है
अभिकथन है भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है। और तर्क में है भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम है। तो कौन सा इसका सही होगा ऑप्शन? तो इसमें से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कथन में है भाषा का कार्यात्मक मॉडल संप्रेषणात्मक क्षमता की अवधारणा से जुड़ा है, ये बात सही है। और जो भाषा कार्यात्मक अर्थों की अभिव्यक्ति और वास्तविक दुनिया की गतिविधियों को करने का एक माध्यम भी है, तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही है। इस कारण यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है? तो पहला है वर्णनात्मक लेखन, दूसरा है विवरणात्मक और सी है वृत्तांत लेखन, डी है तार्किक लेखन। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्णनात्मक लेखन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है विषय उन्मुख लेखन शैली है जो कि कोई मतलब कोई मुद्दा है, कोई विषय है, उस पर मतलब लेखन किया जा रहा है। मुद्दा है, विषय है, मतलब कोई बड़ा लेखन किया जा रहा है, तो इस कारण यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे वर्णनात्मक लेखन। ठीक है, क्योंकि जो वर्णनात्मक लेखन होती है यह एक विषय लेखन उन्मुख लेखन शैली है जो किसी मुद्दे विषय पर वर्णनात्मक लेखन का निबंध शैली है। तो निबंध शैलियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं? तो पहला हो जाएगा विचारात्मक और वर्णनात्मक हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, वह विचारात्मक होता है, वर्णनात्मक होता है, और कौन सा होता है? वृत्तांत लेखन हो जाता है। ठीक है, तो जो वृत्तांत लेखन होता है वो तार्किक लेखन से संबंधित होता है। ठीक है, और तो इस कारण यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णनात्मक लेखन हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से किसे भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धत किया गया है? तो ए है कुल भौतिक प्रतिक्रिया, बी है मौन तरीका, और सी है प्राकृतिक उपागम, और डी है सामुदायिक भाषा अधिगम। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामुदायिक भाषा अधिगम हो जाएगा। सामुदायिक भाषा अधिगम भाषा शिक्षण परंपरा के अंतर्गत मानवतावादी दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। तो अगला है विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह जो एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो पहला है उपख्यानात्मक रिकॉर्ड, और डी है पोर्टफोलियो, सी है रूब्रिक, और डी है परियोजना। तो इसका भी वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें से पोर्टफोलियो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर 113। तो यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है इसमें से? तो पहला है किसी पाठ्य सामग्री अवधारणात्मक अर्थ को सुनिश्चित करना और समझना, और बी है वाक्यों और व्यक्ति के संप्रेषणात्मक प्रकार की समझ, और सी है पाठ्य सामग्री में प्रयुक्त साहित्यिक रचना युक्त की पहचान, और डी है अक्षरों और शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ न समझ पाना, मतलब उच्चारित तो कर लेना लेकिन अर्थ को समझ न पाना। तो इसमें से उपकौशल नहीं है पूछा है, तो इसका जो है यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अक्षरों और ध्वनि की शब्दों की ध्वनि उच्चारित कर पाना पर अर्थ को ना समझ पाना। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर देखेंगे, राहुल ने सुबह जिस समाचार को पढ़ा था उसमें से विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो पहला है बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, और सी है अंतर पाठीय पठन, डी है व्याख्यात्मक पठन। तो यहाँ पे हो जाएगा उसका बारीकी से पठन, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो विशिष्ट सूचना देखना चाह रहा है, समाचार पढ़ रहा है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाएगा? तो बारीकी से पठन कहा जाएगा। बारीकी से पढ़ने का संबंध गहन पठन से होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे गहन पठन होता तो गहन भी हो सकता था अगर बारीकी ना दिया होता तो। ठीक है, तो जिसका अर्थ होता है वस्तु को गहराई से समझना, तो विशिष्ट सूचना के लिए, ठीक है, विशिष्ट सूचना के लिए यहाँ पे बारीकी से पठन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
तो अगला है, एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को कहती है कि वे अपने विचारों को एक जगह लिखें, एक रूपरेखा तैयार करें, पहला प्रारूप लिखें, लेखन का संपादन करें और अंततः अंतिम प्रारूप लिखें। अध्यापक लेखन के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो पहला है लेखन का उत्पादन उपागम, बी है लेखन का प्रक्रिया उपागम, सी है उद्देश्य के लिए लिखना और डी है शिक्षार्थी आधारित लेखन। तो इसका जो है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लेखन का प्रक्रिया उपागम हो जाएगा। और अगला है, कनिका कक्षा 6 में एक ऐसी पाठ्य सामग्री जिसमें भाषा के तत्व कई बार आए हैं के माध्यम से समय और काल पढ़ रही है। वह शिक्षार्थियों दो दो के जोड़े में बैठाकर पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और उसमें एक भाषिक तत्वों पर ध्यान देने के लिए कहती है। उसके बाद वह पुनः पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए कहती है और संदर्भ में भिन्न भिन्न कालों की पहचान और उनके उपयोग करने के लिए कहती है। इसके बाद वह समय और काल के रूप और नियमों की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। इस युक्ति को क्या कहा जाएगा? तो इस युक्ति को हम क्या कहेंगे? तो पहला है व्याकरण का अभ्यास ड्रिल और बी है अध्ययन संलग्नता, सी है गहन व्याकरण अभ्यास, डी है प्रस्तुतिकरण अभ्यास। तो क्या होगा? तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग हो जाएगा। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 6 के अध्यापक रहीम ने महसूस किया कि उसका एक विद्यार्थी अपने साथियों की तुलना में अधिक समय लेता है। उसने देखा कि शिक्षार्थी शब्दों के हिस्से करने में कठिनता का अनुभव करता है। इस कमी को क्या कहा जाएगा? तो इस कमी को हम क्या कहेंगे? पहला है डिसलेक्सिया, बी है डिस्ग्राफिया, सी है दृश्यात्मक पहचान, डी है पठन में कठिनाई। तो क्या कहेंगे उसे? तो उसे हम डिसलेक्सिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 18 नंबर है, संरचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला है नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना और बी है सेमेस्टर या सत्र के अंत में आकलन करना, सी है शिक्षार्थी के अध्ययन हुए सभी उदाहरणों का रिकॉर्ड रखना, डी है शिक्षार्थी को यह जानने में मदद करना कि सीखने के संबंध में कक्षा में उसकी क्या स्थिति है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नियमित अंतरालों पर शिक्षार्थी का आकलन करना। यही वाला सबसे सही आंसर हो जाएगा इसका। और अगला है 119 नंबर क्वेश्चन, एक बालिका भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहाँ की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शिक्षण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? पहला है निमज्जन, द्विभाषावाद और सी है बहुभाषावाद और डी है एकल भाषावाद। एकल भाषावाद, तो उसे हम कहेंगे निमज्जन। जब एक से अधिक भाषाएं आ रही हैं उसे, तो उसे हम मतलब बहुत ज़्यादा उसे भाषाएं आ रही हैं, कई उसे भाषाएं आ रही हैं, तो उसे हम निमज्जन कह देंगे, भाषा निमज्जन। ठीक है, तो भाषा निमज्जन हम उसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति या बच्चा, जो भी कोई भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षण ग्रहण कर लेता है, उसके बाद जब दूसरी भाषा में या अन्य भाषा में क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करता है, तो इसी प्रक्रिया को ही हम निमज्जन कहते हैं। ठीक है, अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करके दूसरी भाषा में जब क्या कहते हैं शिक्षा प्रदान करने लगे, शिक्षा लेने लगे, तो उसे हम निमज्जन कहेंगे। ठीक है, तो इसे इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है संदर्भ विषयों जैसे विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान में विचारों, संकल्पनाओं तथा अर्थों को बताने के लिए भाषा का वैज्ञानिक उपयोग है। भाषा शिक्षक विषय के सहयोग से भाषा शिक्षण के लिए भाषा के इस पहलू को उपयोग करने की कोशिश करता है। इसे क्या कहा जाता है? तो पहला है रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण, बी है संदर्भ के द्वारा भाषा, भाषा के द्वारा संदर्भ और संदर्भ समूची भाषा में। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिस्टर आधारित भाषा शिक्षण कहेंगे इसे। ठीक है, तो आपके लास्ट क्वेश्चन था ये हिंदी का, तो आपके 15 क्वेश्चन थे, आपके 15 क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक और खुद से हल कीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, और क्या कहते हैं उसके बाद में आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दे दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जाकर ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग जितने भी ऑनलाइन वाले एग्ज़ाम हैं सारे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं, तो
आपको बहुत ज़्यादा मतलब मदद मिलेगी। तो आप लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे कर डालिएगा, तो हम लोग आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी जाकर आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।